नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टॉप डॉक्टर के स्वास्थ्य संवाद के एक और एपिसोड में। आज हम बात करेंगे आईवीएफ के बारे में। आईवीएफ का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पिछले कुछ दशकों में बांझपन का सामना करने वाले जोड़ों की संख्या में भारी उछाल आया है। इसके लिए जीवन शैली, पर्यावरण और महिलाओं की आर्थिक और शैक्षणिक आकांक्षाओं में बदलाव के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इस बारे में और जानने के लिए आज हमारे साथ एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट जुड़ने जा रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर अर्चना। डॉक्टर अर्चना नर्चर आईवीएफ की ओनर है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। तो स्वागत है आपका इंडिया टॉप डॉक्टर में। आज हम आईवीएफ की बात करेंगे। उससे पहले आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अर्चना धवन बजाज है और मैं नर्चर आईवीएफ क्लिनिक जो दिल्ली में नारायणा में स्थित है, उस क्लिनिक की डायरेक्टर और इनफर्टिलिटी का काम देखती हूँ। और पिछले कई सालों से इसी इनफर्टिलिटी रिलेटेड काम ही कर रही हूँ और बहुत एंजॉय करती हूँ इस काम को। जी बिल्कुल। तो आईवीएफ क्या है, इस बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा जानकारी दीजिए। बेसिकली आईवीएफ एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो नेचुरली या खुद से प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, या जिनके लिए जो नॉर्मल और ट्रीटमेंट्स है, जैसे एग फॉर्मेशन की दवाइयाँ या फर्टिलिटी एनहांसिंग लैप्रोस्कोपी या आईयूआई, इस तरह के ट्रीटमेंट्स अगर फेल हो जाएं तो आईवीएफ के ट्रीटमेंट के द्वारा वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। आईवीएफ बहुत सिंपल बेसिक टर्म्स में आईवीएफ का मतलब होता है कि महिला के शरीर से उनके एग्स को या अंडों को बाहर निकाल के उन एग्स को स्पर्म से फर्टिलाइज करके, उनके पार्टनर्स के स्पर्म से फर्टिलाइज करके, और जो एम्ब्रियो या भ्रूण बनता है उसको पेशेंट के यूट्रस के अंदर वापस डाल दें, जिससे कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो नॉर्मली बॉडी में होता है वो बाहर निकाल के कर दिया जाए, और वो जो एम्ब्रियो बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ दैट प्रोसेस वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाए। ज़्यादातर ये ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए यूजफुल होता है, इनफैक्ट बहुत यूजफुल होता है, जिनके फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, जिनके एग्स बनने में परेशानी हो, या जिनके स्पर्म काउंट्स बहुत कम हो, या जिनके पार्टनर्स का स्पर्म एब्सेंट हो, एजोस्पर्मिक हो, सिवियर पीसीओडी है, एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड्स हैं, जो नेचुरल तरीके से या और ट्रीटमेंट ऑप्शन से कंसीव नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट ऑप्शन है। ओके मैम, सो मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे आज मैंने अभी बोला भी कि जैसे बांझपन के जो केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन फिर भी अभी ज्यादा लोगों को आईवीएफ की इतनी नॉलेज नहीं है, तो उनको आईवीएफ की जरूरत के बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लोग हैं जो नॉर्मल तरीके से प्रेग्नेंट नहीं होंगे, जिनको हम इनफर्टाइल या सब फर्टाइल कहते हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई ना कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन चाहिए, जिसमें एग्स बनने की दवाइयाँ, स्पर्म काउंट्स बढ़ने की दवाई, आईयूआई जिसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, या फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी जैसे लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी हो गई, जो बच्चेदानी के अंदर की डिफॉर्मिटीज, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस को खोलती है। इन पद्धतियों से जो लोग प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, या जिनके एग्स बहुत वीक हैं, बहुत कम हैं, या जिनका स्पर्म काउंट एब्सेंट है, बहुत कम है, ऐसे लोगों को आईवीएफ की जरूरत पड़ती है, और ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छी ट्रीटमेंट ऑप्शन है। जिन लोगों को लंबा टाइम हो गया है और ट्रीटमेंट्स को ट्राई करते हुए, या जिनको कुछ एब्सोल्यूट इंडिकेशंस है, जैसे फेलोपियन ट्यूब्स ही ब्लॉक्ड हैं, या स्पर्म काउंट्स ही बहुत लो है, या एग्स ही नहीं खुद से बनते, ऐसे लोगों के लिए तो ये स्ट्रेट ऑफ ही ऑप्शन है। और बाकी लोगों के लिए जिन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस और ट्राई कर लिए और प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, उनके लिए भी आईवीएफ बहुत अच्छी ट्रीटमेंट ऑप्शन है। जी, तो आईवीएफ का जो पूरा प्रोसेस है शुरू से लेके अंत तक, उसमें कितना वक्त लगता है, आप बता सकते हैं? रफली एक ट्रीटमेंट साइकिल में
समवेयर बिटवीन 20 to 30 डेज लेके चल सकते हैं प्रोसीजर को कंप्लीट होने के लिए, और रिजल्ट आगे आने के लिए अनदर 15 डेज। तो जो कंप्लीट प्रोसीजर है जिसमें एग्स बनने के इंजेक्शंस लगते हैं, एग्स निकालते हैं और वो एम्ब्रियोस ट्रांसफर करते हैं, उसमें रफली अराउंड 15 to 20 डेज अगर शॉर्ट प्रोटोकॉल है, और अगर लॉन्ग प्रोटोकॉल है तो तकरीबन 1 महीना लग सकता है। अच्छा, तो हमने देखा है कि एक मिथ बहुत ज्यादा फैला हुआ है स्पेशली इंडिया में कि जो बच्चे आईवीएफ के प्रोसेस से पैदा होते हैं वो इतने हेल्दी नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल। तो क्या ये बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन, मिस नॉमर, और जैसे आपने कहा मिथ है। जो इंसिडेंस एबनॉर्मेलिटीज का एक रूटीन प्रेगनेंसी में है 1 in 100, या स्मॉल माइनर एबनॉर्मेलिटीज का, या 1 in 1000 मेजर एबनॉर्मेलिटीज का, वही रेशो, वही हिसाब किताब आईवीएफ बॉर्न बेबीज के लिए भी होता है। और कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी या कोई ऐसी ऑब्वियस डिफॉर्मिटी एटलीस्ट मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में रूटीन से हटकर हमने आईवीएफ बच्चों में नहीं देखी। हाँ, ये जरूर है कि अगर फादर का स्पर्म काउंट्स बहुत लो है और वाई डिलीशन है वाई क्रोमोसोम में, तो ये एबनॉर्मेलिटी ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन में भी पास होगी। या पेरेंट्स को कोई सिंगल जीन डिफेक्ट है, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा। मगर इसका आईवीएफ से रिलेटेड कोई ऑब्वियस मतलब कोई आईवीएफ लिंक्ड डिसऑर्डर नहीं है ये। दिस इज समथिंग व्हिच वुड हैपन टू दिस कपल एनी व्हिच वेज। राइट, तो मतलब ये एक मिथ है, जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आ सकती है वैसे आईवीएफ में भी आ सकती है। वैसे ही रूटीन आईवीएफ में भी आ सकती है। जी, तो आप कोई ऐसा डाइट हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे जो महिलाओं को फॉलो करना चाहिए पूरे प्रोसेस के दौरान? डाइट सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, आई थिंक पुरुषों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई प्रोटीन डाइट, कार्ब्स, फैट्स वगैरह ऑप्टिमाइज करें। फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स, बेरीज ये ज्यादा खाएं। दे आर ऑल वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स, तो ये अपनी डाइट में ज्यादा इंक्लूड करें। पानी की मात्रा बढ़ाएं। डिटॉक्सिफिकेशन का एक बहुत अच्छा तरीका है टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। तो स्मोकिंग, अल्कोहल, हुक्का, रिक्रिएशनल ड्रग्स अगर कुछ है तो उनको ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आप ग्रॉसली ओवरवेट हैं या ग्रॉसली अंडरवेट है तो वेट ऑप्टिमाइजेशन, कोई एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो बेसिकली आपको एक्टिव रखे, आपका स्ट्रेस लेवल्स रिड्यूस करे और बेसल मेटाबॉलिक रेट एनहांस करे, तो इस तरह की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत जरूरी हैं और ये बहुत हेल्पफुल होती हैं इन इम्प्रूविंग द रिजल्ट्स या ऑप्टिमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ गमीट्स। स्पेशल फोकस इसमें डाइट का और स्मोकिंग और अल्कोहल का है। ये चीजें अगर आप स्मोक और अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं एंड यू आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, तो ये मोरलेस जितना मिनिमाइज कर सके उतना आपके आउटकम के लिए अच्छा है। इसके अलावा फोलिक एसिड रिच डाइट अगर विमेन ले, मतलब महिलाओं के लिए फोलिक एसिड से भरपूर खाने होते हैं, जो फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सैलेड्स, नट्स, बेरीज, ये सब फोलेट रिच फूड्स हैं और ये फोलिक एसिड का बहुत अच्छा सोर्स है और ये इंश्योर करते हैं कि जो बच्चा बॉर्न हो वो उसको हेड और स्पाइन डिफेक्ट्स नहीं हो। तो ये छोटी छोटी डाइटरी मॉडिफिकेशंस कई बार बहुत लंबा रास्ता जा सकती हैं इन इम्प्रूविंग द आउटकम ऑफ द बेबी। जी, तो आज आपने हमारी बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, जो मिसकंसेप्शन लोगों को है, वो आपने क्लियर करी है। लेकिन फिर भी एक डाउट रहता है लोगों के मन में आईवीएफ को लेके, इनके इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं आईवीएफ के अगर, तो वो कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन ऐसी बिल्कुल कभी नहीं हो सकती जिसका जीरो साइड इफेक्ट हो। तो हर दवा का, हर इंजेक्टेबल का जो भी आईवीएफ में यूज होता है, उनके मिनिमल साइड इफेक्ट्स डेफिनेटली होते हैं। कुछ चीजें लाइक मूड स्विंग्स, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, टेम्पररी वेट गेन, एक्ने आ जाना,
ये कॉमन दवाइयों के कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा आईवीएफ के ट्रीटमेंट के दौरान हाइपर स्टिमुलेशन हो सकती है, जिसमें बहुत सारे एग्स बन जाए एक साथ, वो एक साइड इफेक्ट हो सकता है। मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो सकती है, मतलब एक से ज्यादा बच्चा हो सकता है। इसके अलावा मिसकैरेज रेट और एक्टोपिक, जो फेलोपियन ट्यूब्स में प्रेगनेंसी होती है, वो थोड़ी ज्यादा होती हैं आईवीएफ ट्रीटेड साइकिल्स में। तो ये चीजें हैं कुछ जो जिनको हम मतलब विच वी हैव टू सॉर्ट ऑफ लर्न टू टेक इन आवर स्ट्राइड्स। कई बारी जैसे जो हार्मोन्स हम यूज करते हैं उनसे ज्यादा वेट गेन, ज्यादा डिस्कम्फर्ट, मूड स्विंग्स बहुत सारे होने लगते हैं महिलाओं को, जो समय के साथ जैसे दवाइयां बंद होती हैं या टेपर ऑफ होती है वो सब सेटल हो जाता है। रेयर इवेंट्स में थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना वगैरह ये कई लोगों में इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस हो सकते हैं, पर फिर वो किसी भी ट्रीटमेंट से, किसी भी दवा से कभी भी हो सकते हैं, या कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स हो सकता है। बट बाय एंड लार्ज आईवीएफ एक रिलेटिवली सेफ प्रोसीजर है। बस ये है कि इट शुड बी डन बाय अ पर्सन हु इज वेल ट्रेन्ड, और जिसको ठीक तरह से हर पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज करना आए, और कौन सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, कौन सा ट्रीटमेंट का तरीका, कौन सा इंजेक्टेबल किस पेशेंट के लिए अप्रोप्रिएट है, वो आपके डॉक्टर को जज करना आना चाहिए। तो ओवरऑल इट्स क्वाइट अ सेफ प्रोसीजर। जी, आज हमें बहुत कुछ पता चला है वैसे आईवीएफ के बारे में आपके थ्रू। पर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे हम जानते हैं कोविड के केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और आप एक फ्रंट लाइन वर्कर हैं, तो आप अपने परिवार का और अपना कैसे ख्याल रख रहे हैं? वो प्रोटोकॉल ज़रा हमारे ऑडियंस को बताइए। देखिए, कोविड तो है एंड इट्स हियर टू स्टे, ऐसा ऐसा समझ आता है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो सब बोलते हैं, सब सुनते हैं, फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। आई थिंक कोविड का एकमात्र सॉल्यूशन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वैक्सीनेशन और टाइमली टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट है। अगर आप अननेसेसरी गैदरिंग्स में नहीं जा रहे, इररिलेवेंटली ट्रैवल नहीं कर रहे, भीड़ में नहीं है, मास्क पहने हैं, टाइम टू टाइम दिन में 3-4 घंटे पे हर बार अपने हैंड्स को अच्छी तरह वॉश कर रहे हैं या सैनिटाइज कर रहे हैं। जिन लोगों को सिम्टम्स हैं, या अगर आप हाई रिस्क ग्रुप से हैं, आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, एक्सट्रीम्स ऑफ एज ग्रुप है, कोई ऐसी मेडिकल कोमॉर्बिडिटी है, तो अपने आप को सेफ रखें, भीड़ से बचें, मास्क हर समय पहन के रखें अगर आप लोगों के बीच में हैं, कुछ ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। ये कुछ छोटी-छोटी चीजें हैं जो डेफिनेटली हेल्प करती हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन का बहुत रोल है। जैसे कि हम जानते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद ऐसा नहीं है कि कोविड होगा नहीं, पर उसकी सिवियरिटी बहुत कम हो जाएगी, और हॉस्पिटल एडमिशन रेट, आईसीयू एडमिशन रेट, ये सब चीजें वैक्सीनेटेड लोगों में बहुत कम है। इसके अलावा एक डिनायल मोड कि मुझे तो नहीं है, मुझे तो नहीं हो सकता, या मेरे सिम्टम्स कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स। अगर आपको कोई परेशानी है या सिम्टम्स लग रहे हैं, या आप किसी से कांटेक्ट में आए हैं जिसको कोविड हुआ है, टेस्टिंग एंड सॉर्ट ऑफ क्वारंटाइनिंग योरसेल्फ, या अपने आप को बाकी लोगों से अलग करना, ये ना सिर्फ आप अपना फायदा कर रहे हैं, आप और लोगों में ये स्प्रेड होने से रोक रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसका ध्यान हमें एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स रखना ही चाहिए। जी, शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतनी जानकारी देने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अगर आप लोग डॉक्टर अर्चना का अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो आप इंडिया टॉप डॉक्टर की वेबसाइट पे जाकर उनका अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तब तक के लिए सेफ रहिए और देखते रहिए इंडिया टॉप डॉक्टर।